बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। सबसे पहले आप सबको, हमारे देखने वालों को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद और दुआ करते हैं कि ये महीना आपके लिए बल्कि आलम इस्लाम के लिए, पूरी दुनिया के लिए खैर व आफ़ियत का बायस तो है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में खुसूसी तौर पे इस महीने में फ़ज़ल रहे। प्रोग्राम परदेश से देश तक में हम जिक्र करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल का, और बिलखुसूस हमारे वो व्यूअर्स जो बरतानिया में हैं, यूरोप में हमें देख रहे हैं, उनके मसाइल क्या हैं, बरतानिया के अंदर या यूरोप के अंदर क्या हैं, या दुनिया के जिस खत्ते में रह रहे हैं वहाँ पर क्या हैं, या उनके जो मसाइल बैक होम हैं यानी पाकिस्तान में हैं, इस पर हम बड़ी मुफस्सल बात करते हैं। एक बहुत बड़ा मसला हमने देखा है पिछले कई अरसे से, इस मसले ने तूल पकड़ा है, और वो ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इनकरेज किया जाता है कि वो आएँ, पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें। और सबसे जो आसान तरीक़ाकार है इन्वेस्टमेंट का, वो प्रॉपर्टी है। रियल इस्टेट में आप इन्वेस्ट करते हैं, आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, या तो जो हाउसिंग स्कीम्स हैं उनकी तरफ से कोई फ्रॉड हो जाता है, आपसे पैसे ले लिए जाते हैं, डाउन पेमेंट्स ले ली जाती हैं, उसके बाद आप इंस्टॉलमेंट्स भी पे करते हैं, लेकिन ऑन टाइम आपको पोजीशन नहीं मिलती या आपको वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं, या फिर और बहुत से सिलसिले उसमें निकल आते हैं जो केसेस रिपोर्ट होते रहे हैं। लेकिन वो सिलसिला अब ख़ासी हद तक थम चुका है। जितने भी नई हाउसिंग सोसाइटीज़ आ रही हैं वो बाज़ाब्ता रेगुलेशन के ज़रिए आ रही हैं, और इस प्रोग्राम में हम आपको आगे चल के बताएंगे भी कि अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं, तो वो कौन सी बातें हैं जिनका आपको ख़याल रखना चाहिए। इससे भी कई ज़्यादा जो मसला है वो है लैंड ग्रैबिंग का, यानी कब्ज़ा का। एक तो कब्ज़ा माफिया कर लेता है। एक बैरून मुल्क रहने वाला शख्स पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ख़रीदता है, वो अपने रिश्तेदारों के ज़िम्मे लगा जाता है कि आप इसकी देखभाल करें, लेकिन रिश्तेदार भी शायद उस तरह देखभाल नहीं कर पाते, तो फिर कब्ज़ा माफिया के लोग आते हैं तो वो उस पर कब्ज़ा कर लेते हैं, या बाद में उस प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट ऐसा ज़ाहिर कर दिया जाता है कि कोई और उसका दावेदार आ जाता है और वो मिल्कियत ज़ाहिर करता है और फिर वो वहाँ पे काबिज़ हो जाता है। या अक्सर औक़ात बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के साथ ये मसला भी होता है कि उनकी अपनी जो विरासत की तकसीम है, मौरूसी जो जायदाद या प्रॉपर्टी उनके हिस्से में आई होती है, वो भी एट द एंड उनका कोई अजीज़ व अकारिब उस पर बराजमान हो जाता है और फिर सालों तक उसका कब्ज़ा नहीं देता है। मामला अब जाता है लिटिगेशन में, कोर्ट्स में, और कोर्ट्स में फिर ये जो सारा सिलसिला है वो पाकिस्तान का जो रिवायती निज़ाम इंसाफ है, रिवायती जो ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम है, उसकी नज़र हो जाता है। और फिर उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान के अंदर रहने वाले एक शख्स को कब्ज़ा छुड़ाने के लिए सालों लग जाते हैं, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को भी यही इतना ही, इससे कई गुना ज़्यादा बल्कि टाइम लगता है। और साथ ही साथ उनके लिए दुश्वारी ये होती है कि वो वहाँ से आते हैं, खुसूसी तौर पर यहाँ आकर अदालतों में पेश होते हैं, और बाज़ लोग तो हमने ऐसे भी देखे हैं जो सिर्फ़ अदालत में पेशी के लिए पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं। बहुत से तरीक़े हैं, इसमें वीडियो लिंक के ज़रिए पेशी की बात भी होती है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि तकरीबन पिछले 1 साल से हम सुन रहे हैं कि जो फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं जिन्होंने 90 और 180 दिन में ऐसे सारे केसेस का फ़ैसला करना है, उनका क़याम अमल में लाया जा रहा है। हम ये सवाल कर रहे हैं कि ये फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट्स कब वजूद इनका मुकम्मल होगा, ये कब हमें देखने को मिलेंगी, और कब लोग अपनी दादरसी के लिए इनका रुख करेंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये ऐलान तो कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद से लेके अब तक इस पर कोई हतमी तौर पर हमें काम होता दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी जानिब बहुत से लॉलीपॉप्स हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दिए गए हैं मुख्तलिफ़ हुकूमतों की तरफ से। एक प्राइम मिनिस्टर पोर्टल है जो इमरान खान साहब ने बनाया था। अब उस पोर्टल पे एक अलहदा सी कैटेगरी है जो लैंड ग्रैबिंग की कैटेगरी है, उसमें आके आप अपना शिकवा कर सकते हैं। लोग जाते हैं, लोगों ने वहाँ पे अपने शिकवे शिकायत किए भी हैं, लेकिन वो कंप्लेन जो दर्ज हुई है उसके बाद वो मुताल्लिका ज़िले के डीसी को भेज दी जाती है या मुताल्लिका अफसर को भेज दी जाती है, और उसके बाद वो फिर वही रिवायती ब्यूरोक्रेसी की नज़र हो जाता है। फिर इसके साथ साथ ये तो लैंड ग्रैबिंग की जो कैटेगरी है, इसमें ये नहीं है कि आपकी अपनी ज़मीन पे कब्ज़ा है तो आप करें, बल्कि अगर किसी सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा है जो आपकी नज़र में है, आपको लगता है, आप उसकी भी निशानदेही कर सकते हैं, उससे मुतालिक भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम अगर मैं सारी बात का ख़ुलासा निकालूँ तो वो ये है कि वो रिलीफ़ जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। अब ये रिलीफ़ मिलने में रुकावटें क्या हैं, फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट के जो लारे लगाए गए हैं, ये कब तक इस पर अमल हो जाएगा। फिर लैंड ग्रैबिंग कैटेगरी तो है, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीक़ाकार भी होगा प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे कि जो रवायती ब्यूरोक्रेसी के हथकंडे हैं या तरीक़ाकार हैं, उससे ये पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर रहते हैं, यहाँ पे अरबों डॉलर का सरमाया भेजते हैं, तकरीबन 30 अरब डॉलर सालाना जो हैं वो पाकिस्तान में भेजे जाते हैं,
जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी जानिब से। ये जो सोने की चिड़िया है, इस सोने की चिड़िया के पर क्या मज़ीद खोलने हैं या इनको मज़ीद बांधा जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। इन्हीं तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। हमें शाहिद हुसैन साहब ज्वाइन कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपका। आशिर कुरैशी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप बरतानिया से हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी प्रॉपर्टी डीलर हैं। अदील असगर साहब माहिर क़ानून हैं, वो भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। और अज़हर सिद्दीक़ साहब माहिर क़ानून हैं, एडवोकेट हैं, जानी पहचानी शख्सियत हैं। बिलखुसूस पाकिस्तान में बात करें तो काफ़ी वकाला के हलकों में, बल्कि अब तो सियासी हलकों में भी अज़हर सिद्दीक़ साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। आशिर साहब आपकी तरफ आएंगे। आशिर साहब, आप ज़ाहिर है आपका काम है, आपकी फ़ील्ड है, आपको क्या उज़र पेश किया जाता है कि फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट्स अभी क्यों नहीं इनका क़याम अमल में लाया जा रहा? जी बहुत शुक्रिया फैसल, बहुत अच्छा ज़ाहिर है आपने ये पूरा इंट्रोडक्शन दिया है। और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के हवाले से जिस तरह आपने बात की है, देखें एक होता है जो ग्राउंड लेवल पे जो वर्कर काम कर रहे होते हैं, जो की वर्कर्स होते हैं, उन्होंने काम करना होता है। तो कोई प्राइम मिनिस्टर आता है, वो फैसला कर देता है कि हमें ये फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने हैं, बहुत अच्छा है, बनने चाहिए। लेकिन जो करने वाले लोग हैं, क्या उनकी विल है, वो काम करना चाहते हैं? अनफॉर्चुनेटली मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा है, जैसे मैं कि जो काम करने वाले हैं उनको पता है कि अगर हम इसको पूरा सिस्टमाइज कर दें और ये लैंड ग्रैबिंग के केसेस जल्दी रिजॉल्व होना शुरू हो जाएं, तो बहुत सारे जो लोग बेनिफिशरीज हैं, जो करप्शन की मद में जिनको बेनिफिट होता है, वो एक बहुत बड़ी चेन होती है। तो ये एक्चुअली वो पूरा माफिया होता है जो वो उसको करने देना चाहता है या नहीं करना देना चाहता। ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब आके अगर फैसला कर भी दें कि उन्होंने ये बनाना है और इसको बहुत तेजी से इम्प्लीमेंट करना है, तो वो इट डजंट मीन कि वो फौरी तौर पे हो जाएगा। होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, प्रॉब्लम्स भी जो है वो एड्रेस होनी चाहिए, लेकिन इतना सादा नहीं है कि कोई भी अथॉरिटी आके फैसला करके सुना दे कि हम ये कर रहे हैं और वो हो जाएगा, क्योंकि नीचे जो काम करने वाले हैं उनको करना पड़ेगा। नंबर एक बात। नंबर दो बात, जो ओवरसीज, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ काफ़ी जगहों पे कि ये जो ओवरसीज लैंड ग्रैबिंग के केसेस हैं, लैंड ग्रैबिंग के केसेस में ज़्यादातर प्रॉपर्टी के जिनसे खरीद रहे होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते। ज़्यादातर लोग जो है अपनी फैमिली के लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो जो बायर है, एक तो ये ना कि जो पुराने केसेस हो चुके हैं वो तो डेफिनेटली डील होने चाहिए। जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर औकात ये बात करता हूँ कि भाई आपने अपना ड्यू डिलिजेंस पूरा करना है। बेशक आप अपने भाई के थ्रू खरीद रहे हो या आप अपने मामों के थ्रू या अपने चाचा के थ्रू या अपने ताए, जिस तरह के थ्रू भी आप खरीद रहे हो, अपना ड्यू डिलिजेंस पूरा करें और प्रॉपर्टी वन गो में अपने नाम पे करें। ये बहुत कॉमन है हमारे पाकिस्तान में कि भाई वहाँ पे बैठा हुआ होगा, यार क्योंकि अभी तो तुम वहाँ पे नहीं आ सकते ना, ट्रैवल करने का क्या फ़ायदा है, पैसे लग जाएंगे, ऐसा करते मैं अपने नाम पे कर लेता हूँ, अपने नाम पे कर लेता हूँ। देन आप उसके बाद फिर ये ज्यादातर केसेस जो आते हैं वो इस किस्म के आते हैं। बाकी 1% जरूर है, सॉरी मैं फिनिश करूंगा, 1% जरूर है जो कि बदमाश हैं और वो आके कब्जा कर लेते हैं। वो बहुत छोटी परसेंटेज है। ज्यादातर फड्डे जो हैं वो अपनी फैमिलीज वाले हैं। तो उसके ऊपर अच्छा, मैं आशिर साहब मैं इस पे जरा आपके पास डिटेल भी आऊँगा। मैं अज़हर सिद्दीक़ साहब हमारे साथ दोबारा राब्ते में आए हैं। अज़हर साहब, सवाल मेरा ये था कि यहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहा गया ये आपके जो केसेस हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, लाइक ये लैंड ग्रैबिंग हो गई और दूसरे मसाइल जो हैं, इसके लिए जो खुसूसी फ़ास्ट ट्रैक अदालतें हैं वो बनाई जाएंगी और जो 3 से 6 माह में फ़ैसले कर देंगी। लेकिन ये तो बस एक ख्वाब ही बन गया है, वो अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। आप समझते हैं कि ये अदालतें जल्द बन जाएंगी और इसमें क्या रुकावट है ये अदालतें बनने में? अच्छा, बुनियादी तौर पर तो वजह यही है कि हर कोई समझता है कि ये हम काम ठीक कर सकते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली करने की बारी आती है तो वो पीछे हट जाता है। यहाँ कानून है, कानून में सुकम बहुत है, इतने सुकम है कानून में आप सोच नहीं सकते हैं। यानी यहाँ हमारे यहाँ जो लैंड का मेन वजह जो है वो लैंड रिकॉर्ड ही नहीं सही तरह से मेंटेन है। और सिर्फ एक तरह से लैंड रिकॉर्ड नहीं है, आपको पता है अपना पटवार चलता है, हाउसिंग सोसाइटीज चलती हैं, लीज होल्ड राइट चलते हैं और कई दफा पगड़ियों पे मामला चलते हैं। और जब तक आप उसका कोई कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं बना सकेंगे तो ये झगड़े चलते रहते हैं। लेकिन मेन वजह जो है ओवरसीज के हवाले से
कि वो जिनसे डील करते हैं वो डील करके एग्जैक्ट डील नहीं करनी, पैसा अकाउंट चैनल के जरिए नहीं लेकर जाना, आपने बाकायदा रजिस्टर्ड नहीं करना, डॉक्यूमेंट जगह की निशानदेही नहीं करनी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करना। आपको ये सारे काम करने हैं। और इसमें मैंने तजवीज़ पहले भी दी थी कि जब ये काम सारे कर रहे हो तो पाकिस्तानी एक इदारा जैसे ओवरसीज कमीशन है वो रिस्पॉन्सिबल हो, यानी उस सारे प्रोसेस के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन का कोई ना कोई एक नुमाइंदा जब रिस्पॉन्सिबल होगा, अगर कोई डील जालसाजी से हो रही है, कोई फ्रॉड से हो रही होगी तो वो फौरन पकड़ी जाएगी और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ओवरसीज की भी डालनी पड़ेगी। डालेंगे तो हम अपने बड़ों की मदद कर सकेंगे। बाकी आपको पता है सिर्फ यही इशू नहीं है, इनके CNIC के इश्यूज हैं, ID कार्ड के मसाइल हैं, पासपोर्ट के मसाइल हैं और कई ऐसे, मिसाल के तौर पर अगर आपने घर ले भी लिया, चले कब्जा मिल भी गया, उसके बिजली के कनेक्शन है, सुई गैस के कनेक्शन है, टेलीफोन है, प्रॉपर्टी टैक्स के इश्यूज हैं, वो इतने मल्टीपल इश्यूज हैं जो कि होना ये चाहिए कि ये सारे का सारा लैंड डिपार्टमेंट जो है ना एक ही महकमा डील करे। उस महकमे के पास रजिस्ट्रेशन से लेकर टैक्सेस, रेवेन्यू, बिजली, ये सारे के सारे वो ही बैठ कर करे। वो ठीक है, बाकी जो आपने पानी के, गैस के, वो तो पैसे ही लेने हैं ना, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन की हद तक आपको ये सेंट्रलाइज एक सिस्टम करना पड़ेगा। फिर जब मिसाल के तौर पर कोई फ्रॉड कर देता है, पैसे लेके भाग जाता है, या कोई पुलिस के हवाले से मुकदमे हैं, वो बना तो दिए हैं कि जनाब ये ओवरसीज को डील करेगा, हमने कोर्टों में भी बना दिए हैं, कोर्ट रूम भी बना दिए हैं, लेकिन वो कोर्ट रूम बनने से मसला नहीं हल होगा। वो मसला तो हल है उसको परसू करने का, उसकी लिटिगेशन का स्टाइल बदलने का, उसको डे टू डे हेयरिंग करने का। और इसी तरह FIA है या पुलिस है, इनके जो मसाइल देखने हैं, इनको किस तरह टेकअप करना है, पुलिस को किस तरह ऑन बोर्ड करना है। पुलिस भी आपको पता है पैसे लिए बगैर या कोई सिफारिश के बगैर तो अपना हिलती नहीं है, और उनकी कोशिश यही होती है कि घर बैठ के तसाहुल का शिकार होके काम हो जाए। FIA कोई वीजे के चक्कर में अब अपने किसी अजीजदार को बाहर बुलाना चाहता है तो यहाँ एजेंडों के हाथे चढ़ जाता है, और वहाँ FIA ब्लैकमेल करती है। यहाँ इदारा एक नहीं है ब्लैकमेल करने का। ये अब पंजाब ओवरसीज कमीशन ये सूबे की हद तक तो है, लेकिन ये वफाक की हद तक नहीं है, बाकी सूबों की हद तक नहीं है। किसी ने सेंट्रलाइज ऑन ये करके इसको सेंट्रलाइज तो करना पड़ेगा ना। सही है, बिल्कुल ठीक है। आज़र साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अदील असगर साहब, अब अज़हर साहब कह रहे हैं कि कवानीन में बहुत ज़्यादा सुकम है, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि कवानीन में सुकम है, निज़ाम इंसाफ का मसला है, या रिवायती जो ब्यूरोक्रेसी के हथकंडे हैं वो आड़े आ जाते हैं, या इस खित्ते की रिवायात कुछ ऐसी हैं कि इस वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को नुकसान होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, पहले नंबर पर बात यह है कि आपका क्वेश्चन था कि क्या पाकिस्तान में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में हैं, उनका क्याम हुआ है या नहीं हुआ, या सिर्फ ये महज बातें हैं। तो पहले नंबर पे मैं क्योंकि लाहौर में प्रैक्टिस करता हूँ, इसके अलावा भी दीगर जब सिटीज़ में मुझे जाना पड़ता है तो मैं इस चीज़ का विटनेस हूँ कि मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो हैं फॉर द पर्पज़ के ग्रीवियंस रिड्रेस हो इनका, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है ये मौजूद हैं। प्रॉब्लम सर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर काम का बर्डन बहुत ज्यादा है, यानी इसको काम के बर्डन को आप ये कह सकते हैं कि फ्रॉड और लिटिगेशन की रेशो ही बहुत ज्यादा है। जो कोर्ट्स यहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स फॉर ओवरसीज बनाई गई हैं उनकी तादाद कम है, क्योंकि जितने ये लोग हैं, अब लाहौर के अंदर 2 कोर्ट्स हैं जो ओवरसीज के मसाइल को देख रही हैं, तो अब उन 2 कोर्ट्स के अंदर डेली बेसिस पर अगर 200 प्लस केसेस लगे होंगे पर डे, तो वो कैसे मुमकिन है एक सिविल जज साहब के लिए उस काम को करना। प्रॉब्लम मेन सर ये है। और सेकेंडली हमारे कानून में सुकम, इसको मैं इस तरह से भी कह सकता हूँ, अज़हर साहब सीनियर है मेरे, मैं उनकी बात को कभी भी निगेट नहीं करूंगा, लेकिन उसमें ये कहा जा सकता है कि जो प्रोसीजर है ना सर, हमारे जो कानून को फॉलो करना है, कोर्ट्स बाउंड है उन प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए। अब ये हमारे जो भाई ओवरसीज हैं, ये मुल्क से बाहर बैठ के जब इनके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, कोई फोर्जरी हो जाती है, कोई लिटिगेशन से रिलेटेड इशू कोई भी बन जाता है, तो वो सर उसके लिए जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना पड़ता है। प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है जहाँ पे अब जो क्रिमिनल मामलात हैं, क्रिमिनल कोई भी एक्ट होता है,
उसके लिए आपका ग्रीवियस का रिड्रेस जो है वो बहुत जल्दी मुमकिन है। लेकिन अगर आपके साथ कोई सिविल मैटर आ गया है, कोई उसमें फ्रॉड को हो जाता है, तो उसके लिए आपको प्रोसीजर को फॉलो करना ही पड़ता है जो सिविल प्रोसीजरल कोड के अंदर लिखा हुआ है। अब उसके अंदर आपको सूट फाइल करना है, पार्टीज के समन और नोटिस होते हैं, उन्होंने अपीयर होना है, देन उनको रिटर्न रिप्लाई देना पड़ता है। आफ्टर दैट कोई मिसलिनियस एप्लीकेशन आ जाती हैं तो उसके रिप्लाईज आ जाते हैं। तो ये इतना लेंथी प्रोसीजर है जिसको फॉलो करने के लिए आपको मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड होता है। बेशक हमारे जो सेशन जजेस हैं उन्होंने विद दीज इंस्ट्रक्शंस ओवरसीज कोर्ट्स बनाई है कि आपने इनका डिसीजन जो है वो एज सून एज पॉसिबल करना है, लेकिन प्रोसीजर और कानून को फॉलो करते हुए करना। अब कानून को भी बाईपास नहीं किया जा सकता और प्रोसीजर को भी नहीं किया जा सकता। तो आशिफ साहब की बात जो थी कि यहाँ पर बेसिकली हमारे जो भाई हैं ये वहां से बैठ के एक शॉर्टकट वे में, बेशक उनकी ये ग्रेटनेस है कि वो अपने बाहर पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो चाह ये रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें, क्योंकि उनकी जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट है ना सर, वो बहुत से लोगों के लिए रोजगार का जरिया बनती है। तो यहाँ पे बेसिकली उनको भी जब वो ये काम करें तो उनको भी कुछ चीजों को देखने की जरूरत है कि जब वो अपने किसी भाई पे ट्रस्ट करते हैं, रिलेटिव पे ट्रस्ट करते हैं या किसी भी बंदे पे ट्रस्ट करते हैं, तो वो तमाम चीजों को देखें। अगर वो प्रॉपर्टी को परचेज करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले सर उनको देखना जरूरी ये है कि जिस प्रॉपर्टी को वो खरीदना चाह रहे हैं क्या वो ज्वाइंट खाता में तो नहीं है, क्या उसकी पार्टीशन एज पर लॉ हो चुकी हुई है। और देखिए, मैं अगर किसी प्रॉपर्टी को सर लेना चाहूंगा तो फर्स्टली मैं देखूंगा उसकी ऑनरशिप प्रूफ जो है। तो ऑनरशिप प्रूफ के लिए मुझे फर्द बराए बै, जो पाकिस्तान में हम कोई भी प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो हम फर्द बराए बै जो है वो देखेंगे, जो हमारी ऑनरशिप प्रूफ बनता है। फिर हम देखेंगे कि उसमें मेरा शेयर कितना है। अगर मैं खरीद रहा हूँ जिस बंदे से, तो वो बेचने वाले का क्या उतना शेयर मौजूद है, और क्या उसका जो शेयर वो मुझे सेल कर रहा है क्या वो ऑलरेडी पार्टीशन है एज पर लॉ, तो क्या उसकी डिमार्केशन हुई है। ये तमाम सर वो फैक्टर्स हैं जिनको फॉलो करना मेरे लिए भी जरूरी है। इसीलिए उन्होंने ये कानून में ये बात आ गई है कि मुश्तरी होशियारबाज कि जब भी कोई बंदा प्रॉपर्टी परचेज कर रहा होता है फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट कह लें, फॉर द पर्पज कोई भी कह लें सर, तो उसके लिए उनको देखना जरूरी है कि वो किस किस चीज को देखें और किस पे ट्रस्ट करें। अब ये वो चीजें हैं कानून के हवाले से कोर्ट्स की प्रेजेंस, कोर्ट्स की वर्किंग, उन पे किसी किस्म का नहीं। अदील साहब, आप जो बात कर रहे हैं कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोर्ट्स की सूरत में काम कर रही हैं, ये तो काफ़ी अरसे से काम नहीं कर रही। ये हम यहाँ जो बात कर रहे हैं ये एक और वादा था कि या इन्हीं कोर्ट्स की तादाद बढ़ा दी जाएगी या कोई स्पेशल कोर्ट्स और बना दी जाएंगी। सर बेसिकली तादाद बढ़ाने की जरूरत है। कोर्स अभी भी मौजूद है, लाहौर में भी काम कर रही हैं। आप उनको जब भी कोई एप्लीकेशन जाती है वर्दी सेशन जज साहब के पास, आई एम विटनेस फॉर दैट, कि वो उसको भेज देते हैं, उन्हें कहा जाए कि सर ये मेरा क्लाइंट है, ये ओवरसीज पाकिस्तानी है, तो इसका केस जो है ये ओवरसीज कोर्ट्स में जो है वो जाना चाहिए। इवन आपके सर ये सही है, ठीक है। मैं अदील साहब आपकी तरफ मजीद भी आऊँगा। ज़रा शाहिद साहब ये सारे हालात तो हैं, लेकिन जब किसी का कोई तनाज़ा सामने आ जाता है तो जो हाई कमीशन है पाकिस्तान का, उसका क्या किरदार होता है? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं इस वक्त खुद भी यूके में मौजूद हूँ। इस वक्त जो ओवरसीज पाकिस्तानी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ओवरसीज कम्युनिटी के साथ बहुत ज़्यादा ग्राउंड पे इन टच होते हैं, इस वक्त जो पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे मौजूद है उनका जो ओवरऑल परसेप्शन इस टाइम पाकिस्तान का बना हुआ है, जो रिसेंटली लास्ट फ्यू मंथ्स में जो पाकिस्तान में हुआ है, उसके बाद इस टाइम कोई ओवरसीज पाकिस्तानी दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान लोग यहाँ पे समझते हैं कि पाकिस्तान एक लॉलेस लैंड है, वहाँ पे कानून की कोई जो है ना उसकी कोई उसको मानता नहीं है, कोई आइन को नहीं मानता। तो इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी को जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा जो है वो कम हुआ है। दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। पहले जो गवर्नमेंट थी, जो भी सब बातें सब भाइयों ने की हैं, ये सब बातें ठीक है, लेकिन होता क्या है कि एक गवर्नमेंट आती है। लास्ट टाइम जैसे पीटीआई की गवर्नमेंट थी, खान साहब की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कुछ बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स लिए थे, रोशन डिजिटल अकाउंट, उसके बाद ये कोर्ट्स का और सिटीजन पोर्टल, जिससे कि ओवरसीज का और ह्यूज इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर पाकिस्तानियों ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट पाकिस्तान में किया था। लेकिन अभी एकदम पाकिस्तान एक ऐसी स्टेट बन चुका है कि दिनों में चीजें वहाँ चेंज हो जाती हैं, उसके बाद कोई कानून को नहीं मानता,
कोई आइन को नहीं मानता, तो ओवरसीज पाकिस्तानी ऑब्वियसली दे फील वेरी अनसिक्योर। आपने जो बात की एम्बेसी के लिहाज से पाकिस्तान का यहाँ पे जो हाई कमीशन है वो उनका यहाँ पे आप जाएं तो वही बात है कि इतने कॉम्प्लिकेटेड जो है ना प्रोसीजर्स हैं। वो कहते हैं जी पाकिस्तान जाएं, किसी का अगर कब्जा हो जाता है लैंड पे वो पाकिस्तान चले जाते हैं, वहाँ पे इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि उसके बाद कई लोग ऐसे हमें यहाँ मिले कि वो कहते हैं कि यार इतना कॉम्प्लिकेटेड है ये कि हमने आज के बाद पाकिस्तान में जी ठीक है। अच्छा शाहिद साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। एक बात तो हम जो समझते हैं कि यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आइन को कोई नहीं मानता, कानून को कोई नहीं मानता। जो सियासी मामलात हैं लोगों के, सियासी जमातों के, वो अपनी जगह हैं। बहरहाल आइन और कानून की पासदारी मौजूद है और ये कानून के पासदार ही हमारे साथ दो वकला बैठे हुए हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अजहर सिद्दीक साहब, अब देखिए बुनियादी तौर पे तो ये है कि अभी पिछले दिनों भी हम इसी मौजू पे बात कर रहे थे। एक बड़ी अच्छी सजेशन आई कि जो पाकिस्तानी सफारत खाना है, ये जो हाई कमीशन है, अगर पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो उसको श्योर करे कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट डूबती है तो वो जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको पे करेगी, फिर तो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ सकती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब हम ये कहें कि बहुत आइडियल सिचुएशन है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन पाकिस्तान बहुत से ममालिक की निस्बत इसलिए भी शायद बेहतर है कि यहाँ पे बहुत जल्दी आपको उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। बहरहाल आप क्या समझते हैं बुनियादी 4-5 वो कौन से काम है जो कर लिए जाएं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को खासा रिलीफ मिल जाएगा? अच्छा देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह से मैं बताता चलूं, यहाँ ओनरशिप लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। जिस दिन यहाँ ओनरशिप लेना शुरू कर दी, हमारी ब्यूरोक्रेसी या एग्जेक्टिव का ये हाल है, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि कल वो रिस्पॉन्सिबल हो। जिस दिन ये सोच लिया गया कि आप आंसरेबल हैं तो बड़े मसाइल लाल हो जाएंगे। मैंने इसमें पहले भी एक सजेशन दी थी कि एक्ट में तरामीम करके जिस जिस मुल्क में सफारत खाने हैं उसको मिनी ऑफिस डिक्लेयर कर दें, रजिस्ट्रेशन ऑफिस डिक्लेयर कर दें, वहां पर ई कोड की कोशिश करके कर रहे हैं, ई कोड की सहूलियात फराहम कर दें। यानी मैंने अगर डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराना है तो मुझे पाकिस्तान में आने की जरूरत नहीं है, जिसके साथ रेलेवेंट लाइसेंस भी इंप्रूव हो जाए कि मैं वहीं बैठ कर अंगूठे लगाऊं, वहीं बैठकर रजिस्ट्रेशन कराऊं, वहीं मेरा टेस्ट हो और वो वाला डॉक्यूमेंट वापस पाकिस्तान में आके उस डॉक्यूमेंट का हिस्सा बन जाए। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जी ठीक है अजहर साहब। अच्छा मैं आशिर साहब आपकी तरफ आऊँगा। आशिर साहब अब ये सारे मामलात तो अपनी जगह हैं, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान में मामलात हैं, ऐसा नहीं है कि लोग इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही नहीं कर रहे और बिल्कुल ही पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं किया जा रहा। जो लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि किन बातों का अगर वो ख्याल रख लें तो उन्हें इस सारे झंझट के साथ निपटने की ज़रूरत ही ना पड़े? ये कब्ज़ा हो गया, पोजीशन नहीं मिली और बला बला। जी बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस बात से डिसएग्री कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी इस वक्त जो इंटरेस्ट नहीं शो करे ओवरसीज पाकिस्तानी। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इन्वॉल्व इन रियल एस्टेट गवादर एंड लाहौर। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सेलिंग ऑलरेडी और लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और मतलब मेरी सेल्स पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया, तो सेल्स जारी। लेकिन यस, जो अगला पॉइंट है वो ये है कि ड्यू डिलिजेंस क्या करनी चाहिए। ड्यू डिलिजेंस जिस तरह एक साहब ने अभी हमारे पैनल में बताया था कि अगर आप किसी सोसाइटी में खरीद रहे हैं, अगर किसी आप सोसाइटी में खरीदना चाह रहे हैं, जो आजकल नई सोसाइटीज आ रही हैं, उनको उसकी 2-3 चीज़ें जो चेक करनी है आपने, कि आपने चेक करना है कि वो जो भी उसका अथॉरिटी है, जैसे अगर लेट से लाहौर में है तो LDA में क्या वो रजिस्टर्ड है, उस रजिस्ट्रेशन पे जो आपको बेचने आया है वही मालिक हैं या नहीं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मालकान है उनकी कंफर्मेशन आपने करना है, क्योंकि वो शायद 200 एकड़ की सोसाइटी हो, वो उसकी मलकियत किसकी है, ये पहला पॉइंट आपने कन्फर्म। उसका NOC अप्रूव हुआ हुआ है, अगर उसका NOC अप्रूव हुआ हुआ है तो इवन वो फाइल की सूरत में भी खरीद लेंगे तो यूज कर सकते हो। फिर वो उसके बाद ज़ाहिर डेवलपमेंट करेंगे और डेवलपमेंट करके आपको पोजेशन आगे पीछे हो सकती है। लेकिन अगर आप कोई ऐसे प्लॉट जिस तरह से नॉर्मली विदाउट एनी सोसाइटीज आप खरीदते हो, एक साहब ने अभी बात की थी कि वो फर्क फॉर बे, उसमें भी आपको ऑनरशिप पता लगेगी कि ऑनरशिप आप क्या बोली, जाहिर है ऑनरशिप की कंफर्मेशन होगी कि जिससे आप खरीद रहे हैं वही उसका मालिक है। फिर उसके बाद ऑब्वियसली आप जब अगर बयाने वाली पे जाते हैं तो फर्क फॉर बे आप निकलवाते हैं वो मालकान,
उससे ये होता है कि वो एक तो फर्द आपकी कंफर्मेशन हो जाती है, दूसरा ये कि वो उसको दोबारा ट्रांसफर कर भी नहीं सकते किसी और को जब तक आपके साथ मैटर रिजॉल्व नहीं हो। तो ये 2-4 चीजें डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से ड्यू डिलिजेंस करे, ओवरसीज इन्वेस्टर लाजमी करे, बजाय इसके के बाद में फिर वो परेशान होता रहे कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया। लेकिन अल्लाह ना करे अगर फ्रॉड हो भी जाए तो जिस तरह आपने बताया है कि कोर्ट्स मौजूद हैं, कोर्ट्स में होता है। और अगर जो यूके के किसी डेवलपर से अगर आप खरीद रहे होते हैं तो यहाँ के यूके कोर्ट्स में भी आप उनको ले जा सकते हैं। जो यूके के डेवलपर्स हैं उनको आप यूके के कोर्ट्स में भी ले जा सकते हैं अगर आपके साथ कोई ज्यादती हुई है। अच्छा आशिर साहब, आप ये कह रहे हैं कि जब आप ख़रीदना चाहें तो पहले आप मिल्कियत के बारे में पता करें। अब उमूमी तौर पे तो जो सोसाइटीज़ हैं वो ज़मीन ख़रीदती हैं, उसके बाद वो एनओसी अप्लाई करती हैं, कुछ तो वो एनओसी से पहले ही बेच देती हैं, कुछ एनओसी के बाद वो बेचती हैं। लेकिन मिल्कियत तो फिर सोसाइटी, मतलब पीछे जो उसका मालिक था जिससे उसने ज़मीन बाय की होती है, वो तो बड़े सिस्टम पे चलता है कि आपने 200 कनाल के पैसे लिए हैं और आप ज़मीन जो है वो 1000 कनाल आप ख़रीद रहे हैं और उस 1000 कनाल में से भी आप बेच रहे हैं और वो विद टाइम वो जिसको रजिस्ट्री बोलते हैं वो करवा देता है। मिल्कियत किसकी पता करनी चाहिए? क्या ज़मीन जिसके नाम पे है ये जो सोसाइटी का बंदा है उसकी? नहीं, जो देखें 2 स्टेजेस, ये आप पहले प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट पे आ गए। पहली बात है कि मैं प्रॉपर्टी डेवलपर हूँ, एक सोसाइटी मेरी रजिस्टर्ड है और मैं फर्स्ट हैंड बेच रहा हूँ अभी, दिस इज प्राइमरी मार्केट। आपने जो भी इन्वेस्टर होगा वो आके देखें कि मैं ये एक मार्केटिंग कर रहा हूँ और उनके पास बेचने के लिए जा रहा हूँ, मैं कौन हूँ, क्या ये सोसाइटी मेरे नाम पे है, एनओसी मेरे नाम पे है, जमीन मेरे नाम पे है, तो ये कंफर्मेशन उसको चाहिए। सेकेंडरी मार्केट में अब XYZ मेरे से खरीद चुका है, मेरी सोसाइटी में खरीद चुका है, वो मालिक है उसका, वो सेकेंडरी मार्केट में जिसको बेच रहा होगा वो अपने प्रॉफिट के साथ बेच रहा होगा, वो उसके कागज देखने हैं आपने कि जी, और आप बहुत ज़्यादा सिक्योर अगर आपने करना हो तो उसके कागज आप देखें और वो डबल चेक करें किसी भी सोसाइटी के ऑफिस से कि जी मैं ये खरीदना चाह रहा हूँ और ये वैलिड है या नहीं है, और मैं ट्रांसफर, क्योंकि ट्रांसफर उस सोसाइटी के ऑफिस में से ही होगा, जो ट्रांसफर होगा उस सोसाइटी के ऑफिस में से होगा। आप पैसे किसी को भी ना पकड़ा दें जब तक आप ट्रांसफर की स्टेज पे ना जाएं। बयाना एक होता है छोटी सी अमाउंट टोकन देके, होल्डिंग डिपॉजिट देके अगर आप रोकते भी हैं किसी को, लेकिन ट्रांसफर सोसाइटी की ऑफिस से ही होगा और सोसाइटी के ऑफिस में जाके पता लग जाएगा कि वो जमीन उसके नाम पे है, वो प्लॉट उसके नाम पे है या नहीं। तो ऑनरशिप जो प्राइमरी लेवल पे आपने चेक करना है वो ये करना है कि अगर आप डायरेक्ट सोसाइटी से खरीद रहे हैं तो आप देखें कि जो सोसाइटी है वो, जैसे अगर मिसाल मैं आपको दूं कि GDA की वेबसाइट, गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पे आप चले जाएं तो तमाम एनओसीज की लिस्ट वहाँ पे पड़ी हुई है और वहाँ पे मालिकान के नाम भी लिखे हुए और साइज भी लिखा हुआ है लैंड का कि कितनी लैंड। तो आपको एक कंफर्मेशन वहीं से मिल गई, आपको वेबसाइट के ऊपर उन्होंने डाल दिया सारा जी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप LDA में अगर कोई चीज़ खरीद रहे हैं, अगर आपने लेट्स से कोई भी सोसाइटी में नाम नहीं लेना चाहते यहाँ पे, लेकिन किसी भी सोसाइटी में आप खरीदना चाह रहे हैं तो वो LDA से आपको वेरिफिकेशन हो जाती है कि उसका NOC अप्रूव हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ और उसके मालिकान कौन, और फिर जाके जब आप सोसाइटी में ट्रांसफर लेते हैं तो फिर यू आर सिक्योर इन देयर। तो ये 2-4 चीजें हैं। इवन यहाँ पे भी जो आपको ओवरसीज में भी कोई अगर बेचने के लिए आ रहा है पाकिस्तान से, मैं माजरत के साथ इसलिए नहीं कह रहा कि मैं क्योंकि यूके का डेवलपर हूँ, लेकिन बहुत बड़े बड़े नाम यहाँ पे आते हैं लेकिन वो जल्दी चले जाते हैं। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो ज्यादातर कंफर्टेबल इसमें फील करता है कि जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनसे खरीदा जाए ताकि इन वर्स्ट केस सिनेरियो, ताकि ऑफिस में जाके बात उनको पकड़ सकें कि भाई क्या प्रॉब्लम। बिल्कुल ठीक है, वो एक रेफरेंस कायम रहे, मैं ज़रा आदिल असगर साहब, एक तो ये कब्जे से रिलेटेड बात है, हमने बड़ी डिटेल बात की कि बहुत कम होता है कि 1 या 2% के कब्ज़ा माफिया का शिकार हों, अपने ही उनको लूट लेते हैं। और किस नौइयत के केसेस आते हैं जो अदालतों में हैं, जो लिटिगेशन में हैं और फिर वो तूल पकड़ते जाते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से रिलेटेड? ले लेते हैं और लेकिन आपने उसका पोजेशन जो है वो नहीं लिया, तो आपकी वो जगह खरीद तो ली की वजह से कोई इलीगली उसको ऑक्यूपाई कर लेता है, उसके ऊपर अपना पोजेशन इलीगली जो है वो ऑब्टेन कर लेता है। एक तो ये इशू आ जाता है। सेकंड सर ये आ जाता है कि जगह किसी बंदे की कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है और जॉइंट प्रॉपर्टी के अंदर वो आपको जो है वो आपके साथ एग्रीमेंट टू सेल कर लेता है और टू द एक्सटेंट ऑफ सम लैंड, लेकिन वो लैंड जो है वो एक्चुअली क्योंकि पार्टीशन नहीं हुई होती और यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, क्योंकि जब जगह की यानी जॉइंट प्रॉपर्टी अगर मैं हुर्फ आम में बात करूं तो खाता शरीक जो होता है,
जी जी, मुश्तरका खाता जो है, अगर एक मसल मैं ज़मीन बेच देता हूँ और मेरे चचा का बेटा आके कहता है मैंने नहीं बेचनी, और जो ख़रीदार है फिर उसके लिए मसला होता है। जी, उसके लिए फिर सर वो प्रॉब्लम होगा, फिर उसको तकसीम का केस फाइल करना पड़ेगा, और तकसीम का केस उसने फाइल करना है सूबे की सबसे जो छोटी कोर्ट है, जिसको सिविल कोर्ट जो है वो कहा जाता है, तो उसके अंदर उसने केस फाइल करना है। वहां से डिसीजन के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट, और ऑनरेबल हाई कोर्ट के बाद अगस्त एंड सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर्स में जाना होता है। इवन देन कई दफा ऐसा होता है कि 99 पे जाके आप वापस आ रहे होते हो कि सुप्रीम कोर्ट वहां से डिसीजन ये कर देती है कि जो डिसीजन हुआ है वो गलत हुआ है, लिहाजा आप इसका केस को रिमांड कर रहे हैं, आप इसका दोबारा फैसला करें। तो ये वो कुछ हर्डल्स हैं जिसकी वजह से केसेस जो है वो लिंगर ऑन होते रहते हैं। वैसे भी सर इसमें हमारे जो कोर्ट्स मौजूद हैं, इनके लिए जैसे मैंने पहले बात की कि काम का बर्डन ज्यादा होने की वजह से उतनी ज्यादा छुट्टियां हैं सर। गर्मियों के मौसम में हमने वेकेशन करनी होती हैं, सर्दियों के मौसम में हमने करनी होती हैं, और मुख्तलिफ वो टैक्टिस आ जाते हैं जिसकी वजह से केस जो है वो डिले हो जाते हैं। तो और इसी तरह से मुख्तलिफ जो फ्रॉड है, अब ये जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी भाई हैं बेचारे, इन लोगों को जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस करने पड़ रहे हैं, सबसे पहला उनका जो हमारी जो फास्ट चेंजिंग पॉलिसीज है, इनका ये मेन प्रॉब्लम है। सेफ्टी है जो हमारी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, इनकी वो इनका प्राइम कंसर्न है कि हमारी वो हो। और थर्डली ये देख रहे होते हैं कि हमारी क्या ये हाई टैक्सेस तो नहीं है, यानी डे बाय डे FBR की तरफ से कुछ नई रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, तो ये जो इनको डिस्करेज करती हैं इनके इन्वेस्टमेंट के पर्पज के लिए। तो और इसके अलावा जो और लोग हैं, बिल्कुल ठीक है आदिल साहब, मैं आपकी तरफ मजीद भी आता हूँ, एक ब्रेक लेते हैं, जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं शाहिद साहब। अब मज़ीद क्या रिजर्वेशन सेशंस हैं और आपकी तरफ से सजेशंस क्या हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये प्रोग्राम जो है वो हुकूमती जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन तक भी पहुंच रहा है। इन मसाइल के हल के लिए आपकी तजावीज़ क्या हैं? जी, ओवरसीज देखें, यूके में हम लोग यहाँ बेस्ड हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी हैं उनको हम बिफोर दे इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, उनको 3 चीज़ों का हम लोग कहते हैं, ये जो अभी भाइयों ने बात की, यहाँ पे जो एक्चुअली ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं बहुत एक बिजी लाइफस्टाइल होता है। तो हम 3 चीज़ें अपने क्लाइंट्स को बताते हैं कि आप 3 चीज़ों को देखें। सबसे पहले, पाकिस्तान में आजकल फैशन बन चुका है, जिसके पास 500 कनाल ज़मीन है या 200 कनाल ज़मीन है वो उसको बेचना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपने देखना है कि डेवलपर हु इज़ बिहाइंड द प्रोजेक्ट, उसका डेवलपर कौन है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उससे पिछले 5 सालों में 10 सालों में उन्होंने व्हाट हैव दे डिलीवर्ड, जिससे उन पे जो है ना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। सेकंड चीज ये है कि पोजेशन ऑफ लैंड, आपने देखना है कि उनके पास लैंड की पोजेशन मौजूद है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि वहाँ पे 200 कनाल जमीन होती है, यहाँ पे सेलिंग जो है वो 2000 कनाल की हो जाती है। तो आपने देखना है कि उनके पास जमीन उनके पास मौजूद है, क्योंकि जमीन मौजूद होगी तो वो आगे उसके साथ कुछ हो सकता है। ये चीज जो है वो वेबसाइट से LDA की, RDA की, CDA की जो भी मुतल्लिका वहाँ के फॉर्म है वहाँ से चेक हो सकता है कि जमीन इस डेवलपर के पास मौजूद है। ठीक है। और तीसरी चीज आपने देखनी है कि उनके पास लीगल डॉक्यूमेंटेशन, NOCs और जो बाकी जो भी जो है ना डॉक्यूमेंटेशन को चाहिए एक सोसाइटी के लिए वो उनके पास मौजूद है। ये तीन चीजें आप देखें, उसके बाद यू कैन इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। ओवरसीज पाकिस्तानियों का इसमें मसला ये है, एक तो सबसे जो मेन प्रॉब्लम यूके में जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो एक्सचेंज रेट का बहुत, जैसे पाकिस्तान का जो करेंसी है वो डिवैल्यू हुई है। जिन लोगों ने लास्ट ईयर इन्वेस्ट किया था अब वो उसको बेचना चाहते हैं, लेकिन बेचना इवन दो दे आर सेलिंग ऑन प्रॉफिट, लेकिन एक्चुअली दे आर मेकिंग द लॉस बिकॉज ऑफ द डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी। तो किसी भी, आपको पता है ये डेली बात हम सुनते हैं कि इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी जो है ओवरसीज का जो कॉन्फिडेंस है। शायद साहब ये कितने परसेंट लोग हैं, शायद साहब कितने परसेंट ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं? और पाकिस्तान में तो देखें पिछले साल अगर किसी ने 200 रुपीज़ पैरिटी अगेंस्ट डॉलर पे ख़रीदी होगी तो आज वो 300 पे है या 286 पे है। पाकिस्तान डोमेस्टिकली तो उसको फ़ायदा है, लेकिन कितने परसेंट पाकिस्तानी हैं जो यहाँ प्रॉपर्टी से फ़ायदा उठाते हैं और फिर बाहर जाके उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं? कोई अंदाज़ा है? असल में देखें यूके में जो है ना अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जिसमें से एटलीस्ट 90% पाकिस्तानी जो है ना वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन्होंने किया है एंड दे वांट टू डू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। एक तो पाकिस्तान में रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं प्रॉपर्टी पे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट।
लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, एक चीज मैंने आज अभी मतलब फॉर इंस्टेंस मैं आज कोई प्लॉट लेता हूँ किसी सोसाइटी में, तो अभी बेचते हुए तो पैसे मुझे इट फील्स गुड कि 1 पाउंड जो इज इक्वल टू 345 रुपीज, तो बहुत ज्यादा पैसे बन जाते हैं। लेकिन 2 साल बाद या 1.5 साल बाद मैं उसको बेचता हूँ तो उस टाइम वो उसकी डिवेल्यूएशन हो के करेंसी की वो हो सकता है 450 पे चला जाए या 400 पर। जब वो पैसा मैं वापस लेके आता हूँ यूके तो एक्चुअली मुझे लॉस होता है। तो इस वक्त ओवरसीज जो है दे डू वांट टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में एक स्टेबल सिस्टम चाहिए, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, एक गवर्नमेंट इन प्लेस हो, लोगों का एतमाद हो वहाँ पे। उसके बाद आई डोंट सी अभी भी लोग हालांकि पाकिस्तानी जो है वो इन्वेस्ट चाहे, लेकिन कब तक? पाकिस्तानी तो कहते हैं हमने अभी पिछले साल इन्वेस्ट किया, वी मेड अ लॉस, अब हम दोबारा इन्वेस्ट करें। तो एक जो कंसिस्टेंसी है ना वो बहुत लैकिंग है पाकिस्तान। पिछले 2 सालों में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में गई है यूके से, लेकिन अब जो रिसेंट जो वाकयात हुए उसके बाद इस टाइम सही है। मैं ज़रा आशिर साहब की तरफ आऊँगा। आशिर साहब, ये शाहिद साहब ने बड़ी रेलेवेंट बात की है कि पाकिस्तान में तो उनको बहुत प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वही जब पाकिस्तानी रुपी डिवैल्यू हो जाता है तो जब वो पैसा बाहर लेके जाते हैं तो वो या ब्रेक इवन पे होते हैं या वो लॉस में होते हैं, प्रॉफिट मार्जिन ना होने के बराबर होता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप क्योंकि डील करते हैं बरतानिया में, कितने % ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो छोटी प्रॉपर्टी, मिसाल के तौर पे किसी ने 10 मरले का प्लॉट ख़रीदा, 1 कनाल का, 2 कनाल का, या कोई फार्म हाउस ख़रीद लिया, इस तरह का कितना बड़ा चंक है जो यहाँ से मुनाफा कमा के फिर पैसा बाहर ले जाते हैं और वहाँ कहीं इन्वेस्ट करते हैं? जी बहुत शुक्रिया, शाहिद साहब ने बिल्कुल सही बात की है। ये एक परसेंटेज है जो यूके के इन्वेस्टर या ओवरसीज इन्वेस्टर्स का जिनका कंसर्न है कि यार हम इवन पाकिस्तान में प्रॉफिट भी कमाएं तो भी लॉस में ही है क्योंकि पैरिटी जो है वो नेगेटिव ही रहती है। लेकिन ये बहुत बड़ी परसेंटेज नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ जो पाकिस्तान में ओवरसीज वो लोग जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पोर्टफोलियोज अपने मैनेज करते हैं, जो 1 प्लॉट या 2 प्लॉट नहीं करते, वो पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में ही मूव अराउंड करते हैं। मैं मतलब 1 प्लॉट पाकिस्तान में लिया और पाकिस्तान की देखें हर ये तमाम कुछ ओवरसीज पाकिस्तानियों में भी 2-3-4 कैटेगरीज है। एक ऐसी कैटेगरीज है ओवरसीज पाकिस्तान में अमेरिकन की तरफ में अगर चलोगे तो मेजॉरिटी ऑफ द वो काफी डिटैच हो गए हैं पाकिस्तान से क्योंकि टाइमिंग बहुत ज्यादा है, बहुत अरसे तक उनका ट्रैवलिंग नहीं होती और समथिंग। लेकिन जो यूके, स्पेशली यूके और यूरोप वाले हैं, साल में 2-2, 4-4, 5-5 दफा हम जो है वो पाकिस्तान जाते हैं। हमारी फैमिली टाइज बहुत ज्यादा है, हमारी कमिटमेंट बहुत ज्यादा है वहाँ पे, लोगों को लेन देन और ये सारे मामला। तो हम जितना भी ये वो वाले जो पाकिस्तानी है जो इन्वेस्टमेंट करते हैं पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट को, रिटर्न को पाकिस्तान में ही दोबारा री इन्वेस्ट करते हैं और दोबारा उधर से प्रॉफिट करते हैं। मैं बिल्कुल भी सजेस्ट कभी भी नहीं करता किसी भी अपने इन्वेस्टर को कि यार आप पाकिस्तान से वापस यहाँ पे ज़ाहिर लॉस में ही आएगा वो प्रॉफिट अगर जी। तो री इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान में और पाकिस्तान में पैसे बनाएंगे। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो मजबूरी में जो यहाँ पे लेके आते हैं क्योंकि हम पाकिस्तान यूके में बैठे हुए और हम पाउंड्स में ही बेचते हैं, तो हमारे लिए जो सेकेंडरी मार्केट है तो वो उसका पीस ऑफ माइंड ये है उनके लिए जो हम करते हैं ऑलरेडी कि हम पाक रुपीज में जिन लोगों के लिए हमने पाउंड में बेचा हुआ है, हम उनको पाउंड में ही दोबारा सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि हमारा कस्टमर पाउंड में ही है, हम उसका प्लॉट भी अगर बेचते हैं तो पाउंड में ही बेचते हैं, तो दे आर लूजिंग एनीथिंग इन पाक रुपीज। बिल्कुल ठीक है आशिर साहब, आपने बड़ा अच्छा इसको एक्सप्लेन कर दिया। अदील साहब, ब्रीफ कमेंट फ्रॉम योर साइड, जो हमारे देखने वाले हैं उनको क्या सजेस्ट करेंगे? हुकूमत को तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर ये नंबर ऑफ़ कोर्ट्स बढ़ा दी जाएँ तो केसेस कुछ जल्दी सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अदील साहब, आप देखने वालों को क्या सजेस्ट करेंगे, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए व्हेन यू आर डीलिंग विद डॉक्यूमेंट्स एंड बाइंग प्रॉपर्टी और सेलिंग प्रॉपर्टी? मेरी उनसे फर्स्ट जो होगी बात सर वो ये होगी कि इसमें जो भी हम प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे होते हैं तो हमारे जो डीलर हजरात होते हैं इनका बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो मिडल मैन के तौर पे अपना रोल प्ले करना होता है, जो आपको किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसकी वेरिफिकेशन और दीगर फॉर्मेलिटीज को पूरा करवा के दे रहे होते हैं। सेकेंडली, आपने वही जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि आप देखेंगे कि क्या जिस जगह पे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं क्या वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक वो रजिस्टर्ड भी है सोसाइटी या नहीं है। जो ऑनलाइन आप उसको देख सकते हैं, जैसे लाहौर के अंदर कोई भी सोसाइटी है तो वो LDA से आप देखेंगे कि अप्रूव्ड है या नहीं है।
इसी तरह से अगर वो इस्लामाबाद या रावलपिंडी वाली साइड पे है तो आरडीए को देखेंगे आप। इसी तरह से जो हमारे इनको लुक आफ्टर कर रहे हैं जो डिपार्टमेंट्स, आपने ये देखना जरूरी है कि क्या उस प्रॉपर्टी की एग्जिस्टेंस भी है कि नहीं है। और थर्डली आप ये देखेंगे कि आप जिनके तवज्जुह से खरीद रहे हैं क्या वो सोर्स जो है वो रिलायबल है या नहीं है। मैं कभी भी इसको कंडेम नहीं करूंगा, मैं उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा। मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो जरूर इन्वेस्ट करें पाकिस्तान के अंदर, बिकॉज देयर जो रोल है बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो सर वो बहुत ज्यादा है। ये इन्वेस्टमेंट करके पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों के लिए रोजगार का जरिया बन रहे होते हैं, जो कि शायद हम यहाँ पे रहते हुए नहीं बन पा रहे होते हैं। तो मेरी इनसे जरूर होगी कि ये पाकिस्तान में जो आप कुछ जो प्रोसीजर है उसको सिर्फ फॉलो आपने करना है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर मैकेनिज्म जो है वो तो ऑलरेडी सारा अवेलेबल है। अगर किसी का कोई ग्रीवनेस होता है तो वो भी रिड्रेस हो जाता है। ये जरूर यहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। देखना जरूरी ये है कि इनका आना भी जरूरी नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेशन अपनी ऑनलाइन भी वहां से करवा सकते हैं, अपने किसी भी बंदे को अपना अटॉर्नी अपॉइंट करके भी इसको कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में जो करंट सिचुएशन है यहाँ पर तो जितना ज्यादा इकोनॉमिक जो डिजास्टर पर चल रहा है, इस लिहाज से मैं तो भरपूर आपके चैनल के तवज्जुह से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे मुल्क को इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी ही हैं जिनको ना सिर्फ हम बातों के लिहाज से कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी है, ये बेसिकली एक्चुअली है, यही वो लोग हैं जो फिल करते हैं हमारी जो ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्स है। ये इस गैप को फिल करने के लिए इन्हीं का क्रेडिट है। तो मेरी आपके चैनल के दोस्तों से जरूर ये रिक्वेस्ट होगी इनसे कि ये जरूर अपना रोल यहाँ पे प्ले करें, क्योंकि ये डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर के लिए वैल्यूएबल जो फॉरेन एक्सचेंज है डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान की, ये उसके लिए बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। ये कुछ चीजों को सिर्फ आप फॉलो करना है, कुछ प्रोसीजर को देखना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स को देखना है, थोड़ा सा खुद को एक्टिव रखते हुए आपने उसकी वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन को देखना है। तो उसको देख के आप पाकिस्तान में कर सकते हैं, क्योंकि इनका ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ये जब पाकिस्तान से बाहर होते हैं तो ये पाकिस्तान में क्योंकि इनके रिलेटिव्स मौजूद हैं यहाँ पे, इसीलिए ये अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो खरीद रहे होते हैं और इस ट्रस्ट के साथ खरीद रहे हैं कि यहाँ पे हमारे वो लोग मौजूद हैं जो इसकी निगहदाश्त कर सकेंगे, जो इसको देख सकेंगे। तो मैं तो जरूर इन्हें कहूंगा कि ये करें, क्योंकि कुछ चीजों को सिर्फ और सिर्फ आपने देखना है। उसके अलावा आप यहाँ पे आप देखेंगे भाई साहब कि हमारे जो मुल्क के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फिजिकल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है, इवन जो बिजनेस इंडस्ट्रीज हैं, इन तमाम की जो डेवलपमेंट है इसमें ये तमाम लोग, इनकी जो इन्वेस्टमेंट है ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। तो इसमें जरूरी नहीं है कि यहाँ पे फ्रॉड का या मिस एप्रोप्रिएशन का, ये चीजों का जो है ये एलिमेंट को, ये बड़ी खूबसूरत बात दिल साहब आपने की है। और अभी जिस तरह देखें जो सियासी जमातें हैं उनके अपने स्टेक्स हैं, उनके अपने बातें मामलात हैं, उन्होंने एक दूसरे की बैशिंग करनी है, लेकिन पाकिस्तान को हमेशा से ज़रूरत रही है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की। इनका सरमाया बहुत वैल्यूएबल है, वो ये पाकिस्तान पैसे भेजते हैं, जाहिर है इन्होंने भी पाकिस्तान पैसे अपने ख़ानदान, अपने अजीज़ व क़रीब को भेजने होते हैं, वो तो एक ऑब्वियस सी बात है, लेकिन पाकिस्तान को भी उससे फ़ायदा हो रहा होता है। तो मैं तो अक्सर कहता हूँ कि ये तो सोने की चिड़िया हैं, लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि इस चिड़िया के पर ना बांधे बल्कि इसके पर खोले जाएं, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी चाहिए। मैं बड़े यकीन से कह रहा हूँ, मैं लाहौर से इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ कि यहाँ पे हालात इतने ख़राब नहीं हैं कि जितनी उसको ज़ाहिर किया जा रहा है, आप इन्वेस्ट यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। आदिल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। शाहिद हुसैन साहब आपका शुक्रिया, रशीद साहब आपका शुक्रिया, और अज़हर सिद्दीक़ साहब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।